हेलो ब्रदर्स, हम आज बात करेंगे हमारे एक नए प्रोडक्ट टोकोजेम एलसी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, टोकोजेम एलसी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन। आज एल कार्निटिन का यूजेस बहुत बढ़ता जा रहा है। हर डॉक्टर एल कार्निटिन प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि एल कार्निटिन लिवर में फैट मेटाबॉलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसके बिना फैट मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता है। एल कार्निटिन मसल्स को रिटेन करने में हेल्प करता है क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान अगर हम फैट का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो बॉडी मसल से एनर्जी जनरेट करेगी और मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर हम वर्कआउट के साथ में एल कार्निटिन लेते हैं और डाइट कंट्रोल करते हैं तो फैट ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होगी और फैट से एनर्जी जनरेट होगी। एल्डरली पेशेंट्स में अगर एल कार्निटिन दिया जाए तो ये मसल मास को इंप्रूव करता है और फैट्स को डिक्रीज करता है। एल कार्निटिन बॉडी वेट को रिड्यूस करने में भी काम आता है, इसलिए ओबेस पेशेंट्स में भी इसे यूज किया जा सकता है। एल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रिया में फैट्स को एटीपी में कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि एल कार्निटिन बॉडी में नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। यह ब्रेन, लिवर, किडनी और प्लाज्मा में मिलता है, बट एल कार्निटिन का सोर्स नॉन वेजिटेरियन सोर्स है। एल कार्निटिन हार्ट डिजीज, मायोपैथीज, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज और हेल्थी आर्थराइटिस में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है और न्यूरोपैथी की कंडीशन में भी एल कार्निटिन बहुत रोल प्ले करता है। उसका दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है मेथिकोबालामिन। हम मेथिकोबालामिन के बारे में बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि विटामिन B12 एक सोल्यूबल विटामिन है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है, पेशेंट पेल हो जाता है, पेशेंट को एंजाइना की फीलिंग होती है, टिंगलिंग होती है, नंबनेस होती है, फॉरगेटफुलनेस होती है, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। तो विटामिन B12 के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो उनमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को मेंटेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए बॉडी में विटामिन B12 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो माइलिन शीथ खराब होने लगेगी और हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, होमोसिस्टिनीमिया। होमोसिस्टिन्स का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाए, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण बढ़ता है, तब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और बॉडी में डिफरेंट टाइप की इंफ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। सो हाइपर होमोसिस्टिनीमिया को मैनेज करने के लिए विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट रहती है। सो हमारी बॉडी में विटामिन B12 आता कहां से है? जब हम एनिमल फैट्स, प्रोटीन्स, ये एनिमल प्रोटीन्स के साथ में अटैच एक विटामिन है। जब हम एनिमल प्रोटीन्स का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी के गट में या स्टोमक में हम कह सकते हैं कि अमाइलेज इस प्रोटीन को ब्रेक करता है, जिससे विटामिन B12 ब्रेक होकर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे बड़ा रोल किसका है? इंट्रिंसिक फैक्टर का। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मेथिकोबालामिन इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में जाकर पेप्सिन के साथ फिर से इसका मेटाबॉलिज्म होता है और वहां से पेनक्रियास से निकलने वाले प्रोटीज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विटामिन B12 होती है। अगर सपोज हमारी बॉडी में किसी कारणवश इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना संभव है। सो
माय डियर फ्रेंड, विटामिन B12 जो है ये डीएनए प्रोडक्शन में भी काम करता है। विटामिन B12 होमोसिस्टिन लेवल को कम करने में भी काम करता है और विटामिन B12 न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने में भी काम करता है, जैसा कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी और माइलिन शीथ को कंट्रोल करता है। विटामिन B12 डिमेंशिया याददाश्त की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी काम करता है। विटामिन B12 डिप्रेशन में भी काम करता है। विटामिन B12 स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी काम करता है। विटामिन B12 मायोपैथी यानी कि मस्कुलर क्रैम्प्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के कारण होते हैं उसमें भी काम करता है। विटामिन B12 ग्लोसाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग में भी काम करता है। यह वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इंडियंस मैक्सिमम वेजिटेरियंस हैं। सो इंडियंस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का होना बहुत ही पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट जो टोकोजेम में है वो है फॉलिक एसिड। यह विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड आरबीसीज की मैच्योरेशन में हेल्प करता है और आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। विटामिन B12 को फॉलिक एसिड बोलते हैं और ये जो नाम इसका आया ये ग्रीक वर्ड फोलियम से आया। फोलियम का मतलब होता है ग्रीन लीफ ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। यह ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। यह डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में काम आता है। बेसिकली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया जो कि विटामिन B12 में भी बहुत कॉमन है, और मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया इज अ मेजर कॉज ऑफ न्यूरोपैथिक पेन और न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स, जिसके कारण अनीमिया होता है और ऑक्सीजन नहीं हो पाती और कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबोलाइज नहीं हो पाते। और ये जो विटामिन B9 है ये बॉडी में होमोसिस्टिन, इसकी डेफिशिएंसी से होमोसिस्टिन लेवल और बढ़ जाता है और अगर होमोसिस्टिन लेवल और बढ़ेगा तो इन्फ्लामेशन और बढ़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड, अब तक हमने बात की 3 इंग्रेडिएंट्स की, एल कार्निटिन, मैथिकोबालामिन और फॉलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन E, C और टोकोजेम के बारे में। थैंक यू।